बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीक्वल को देखने जा रहे हैं और उसमें बेसिक कुछ सीक्वल की देखेंगे हम कि क्यूरीज जो हैं वो किस तरह की होती हैं और डाटा डेफिनिशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज दोनों तरह के जो पर्पसेस हैं उनके लिए सीक्वल जो है उसको यूज़ किया जाता है। तो आज के लेक्चर में इस वीडियो के अंदर हम सीक्वल डाटा डेफिनिशन और डाटा टाइप्स के हवाले से देखेंगे और सेकंडली हम ये देखेंगे कि वो कंस्ट्रेंट्स जिनको हम डिस्कस करते आ रहे हैं फ्रॉम फ्यू प्रीवियस लेक्चर्स उनको हम सीक्वल के अंदर जो है वो किस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद सीक्वल सीक्वल जो है एक बड़ी पॉपुलर लैंग्वेज रही है ओवर लास्ट 20-30 ईयर्स और ये कहा जा सकता है कि जो मोस्टली कमर्शियल सक्सेसफुल रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, उसमें उसकी कामयाबी की एक बड़ी वजह जो है वो सीक्वल लैंग्वेज है। क्योंकि ये ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, ईज़ी टू राइट है और वेल डिफाइंड लैंग्वेज है। सीक्वल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज और इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। जिस तरह से रिलेशंस के अंदर आपने देखा था कि रिलेशंस होते हैं हमारे पास रिलेशनल मॉडल के अंदर और ट्यूपल्स होते हैं, ठीक है, और एट्रीब्यूट्स होते हैं। यहाँ पे वो सारे जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं सीक्वल के कॉन्टेक्स्ट में हम उन्हें टेबल रिलेशन को हम टेबल कहेंगे, ठीक है? और जो ट्यूपल है उसको हम रो कहेंगे और इसी तरह से जो एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें हम कॉलम्स कहेंगे, ठीक है? सेकेंडली क्रिएट की स्टेटमेंट्स जो हैं वो यूज़ होती हैं सीक्वल के अंदर डाटा डेफिनिशन के लिए, ठीक है, यानी कि हम जब स्कीमा डिफाइन करते हैं तो उसके लिए क्रिएट की स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्रिएट की स्टेटमेंट ना सिर्फ हम पूरे का पूरा स्कीमा क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं बल्कि उस स्कीमा के अंदर जो टेबल्स हैं उनको क्रिएट करने के लिए भी हम क्रिएट की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो स्कीमा और कैटलॉग जो है बेसिकली क्या है? स्कीमा बेसिकली हम डिस्कस करते आ रहे हैं एक स्ट्रक्चर जो हम डेटाबेस का पहले डेवलप कर लेते हैं जिसे हमने इंटेंशन का भी नाम दिया था, दैट इज़ कॉल्ड सीक्वल स्कीमा। और सीक्वल स्कीमा का एक नाम होता है और उस पे एक ऑथराइजेशन आइडेंटिफायर होता है जो कि ये बता रहा होता है कि इस स्कीमा पे किस यूज़र को जो है वो राइट्स हैं। दूसरी चीज़ जो है वो इसमें स्कीमा के अंदर जो है वो टेबल्स आ जाते हैं, कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, व्यूज़, डोमेन्स और इसी तरह से कुछ और कंस्ट्रक्ट्स भी आते हैं जिन्हें हम वन बाय वन जो है वो देखेंगे। कुछ इस लेक्चर के अंदर देखेंगे, कुछ हम नेक्स्ट जो है वीडियोज़ के अंदर ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से जिस तरह से सी, सी प्लस प्लस के अंदर सेमीकोलन यूज़ होता है, यहाँ पे भी सीक्वल के अंदर भी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सेमीकोलन के साथ एंड होती हैं, ठीक है? कुछ जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, वो विदाउट सेमीकोलन भी सपोर्ट करते हैं सीक्वल को, तो लेकिन सीक्वल सेमीकोलन जो है वो प्रेफ़रेबल है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कीमा हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए क्रिएट स्कीमा की स्टेटमेंट जो है वो यूज़ की जाती है। लेट्स से हमने कंपनी के नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो हम क्रिएट स्कीमा कंपनी जो है वो स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और उसमें ऑथराइज़ेशन जो है वो जेस्मिथ जो है उसको दे देंगे। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे हम इस डेटाबेस को, ये जो कंपनी के नाम से हम डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, इसको सिर्फ़ जो राइट्स हैं इसकी एक्सेस के वो जेस्मिथ एक यूज़र है, उसके पास इसके राइट्स हैं। ये जो हमारे सारे स्कीमास जो हैं, ये सारे डेटाबेसेस जो हैं, हम डेटाबेस के अंदर जो क्रिएट करते जाते हैं, ये जो सारे डेटाबेसेस, क्योंकि मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं ना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, तो वो सारे के सारे मिल के जो हैं वो एक कैटलॉग की शक्ल जो है वो तैयार कर लेते हैं। बेसिकली हम इसको कहते हैं कि ये एक कैटलॉग है हमारा, इसमें मल्टीपल डेटाबेसेस जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं। जब हमने एक दफ़ा स्कीमा क्रिएट कर लिया तो उसके बाद अगला हमारा जो काम है वो है टेबल्स क्रिएट करने का। उसके लिए हम क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करते हैं। क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट यूज़ करते हुए हम न्यू रिलेशंस जो हैं वो डिफाइन कर सकते हैं और उसमें हमने डेफ़िनेटली एक टेबल का नाम जो है वो प्रोवाइड करना है कि किस नाम का टेबल हम बनाने जा रहे हैं। उसके एट्रिब्यूट्स जो हैं वो बताने हैं, उसकी टाइप्स बतानी हैं और उस पे जो कंस्ट्रेंट्स अप्लाई होंगे, उनको भी हम साथ ही जो है वो स्पेसिफ़ाई कर देते हैं। अ, इसमें हम 2 तरीके से जो है वो टेबल क्रिएट कर सकते हैं। मेन कंस्ट्रक्ट वही है क्रिएट का, क्रिएट की स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं क्रिएट टेबल
और उसके बाद हम स्कीमा का नाम यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद डॉट के बाद उस टेबल का नाम जो कि हम क्रिएट करने जा रहे हैं। और जो ये स्कीमा का नाम है और ये जो डॉट है ये ऑप्शनल है, ठीक है? आप वैसे भी लिख सकते हैं क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, तो इस तरह से भी आपका एम्प्लॉय का टेबल जो है वो डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो जाएगा। अ, आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर 2 तरह के टेबल्स क्रिएट करने की ऑप्शन होती है। एक जो है वो बेस टेबल उसे हम कहते हैं या बेस रिलेशंस कहते हैं। ये ऐसे टेबल्स होते हैं डेटाबेस के अंदर जो कि एक्चुअली फिज़िकली एग्ज़िस्ट भी करते हैं, ठीक है? लेकिन दूसरी साइड पे वर्चुअल रिलेशंस होते हैं जिन्हें हम व्यूज़ भी कहते हैं। ये इस तरह के जो है वो रिलेशंस होते हैं जो एक्चुअली फिज़िकल हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोरेज के ऊपर एग्ज़िस्ट नहीं करते, बल्कि ये ड्राइव्ड होते हैं दूसरे रिलेशन से। तो जैसे कि बेस टेबल्स के लिए क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट यूज़ होती है, इसी तरह से व्यूज़ के लिए क्रिएट व्यू की स्टेटमेंट जो है वो यूज़ होती है और वो फिज़िकली जो है वो स्टोरेज के अंदर स्टोर एक्चुअली नहीं होते व्यूज़। अच्छा जी, कंपनी रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, डिफाइन किया था यूजिंग रिलेशनल मॉडल, उसमें कुछ इस तरह से हमने डिफरेंट रिलेशंस जो थे वो डिफाइन किए थे और हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से हम उसमें प्राइमरी कीज़ कैसे डिफाइन करते हैं। हमने ये डिस्कस किया कि उस पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को स्पेसिफाई करने के लिए हम एरोज़ जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये हमारा रिलेशनल मॉडल के अंदर जो है, ये एक पूरा स्कीमा जो था हमने डिज़ाइन किया था। अब इस रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा की जो दूसरी जो इसके अंदर चीज़ होती है डेटाबेस के अंदर वो होती है उसकी स्टेट, ठीक है? यानी कि एक डेटाबेस एक टाइम में किस स्टेट के अंदर है, ठीक है? या जिसे हम एक्सटेंशन भी कहते हैं। ये हमारी इंटेंशन है कि किस तरह का स्कीमा हमारा होगा और जो डाटा है वो हमारा एक्चुअली एक्सटेंशन है उस स्कीमा की। तो वो जो स्कीमा हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा, इस स्लाइड के अंदर उसमें कुछ उसकी एक स्पेसिफिक स्टेट हमें नज़र आ रही है या एक्सटेंशन है उसकी, जिसमें डाटा जो है वो कुछ उसमें रोज़ जो हैं वो फ़ील्ड हैं, ठीक है? तो ये हमने लास्ट जब रिलेशनल मॉडल्स को हम डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि किस तरह से इंटेंशन एक्सटेंशन और ये चीज़ तो हम बहरहाल काफ़ी लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं कि स्कीमा जो है वो पहले हम क्रिएट करते हैं उसके बाद उसमें डाटा जो है वो हम इंसर्ट करते हैं। तो अब हम एक्चुअली देखते हैं कि सीक्वल के अंदर जो है वो हम किस तरह से टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो एक एक सिंपल एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स से हमने प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट के लिए स्कीमा जो है उसका उसमें टेबल के हवाले से जो है वो एक इसकी प्रोजेक्ट का जो टेबल है वो क्रिएट करना है। तो प्रोजेक्ट का टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्या स्टेटमेंट यूज़ करेंगे? हम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे क्रिएट टेबल और हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हमारे टेबल का नाम है, वो यहाँ पे आ जाएगा। लेट्स से अगर हमने एम्प्लॉयी का टेबल बनाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट टेबल एम्प्लॉयी। अगर हमने डिपार्टमेंट का टेबल बनाना है, तो आ जाएगा क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। और फिर उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं या कॉलम्स एक्चुअली हम इसमें यहाँ पे इसको कहेंगे, जो कॉलम्स हैं, वो यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे इन पैरेंथेसिस। ये पैरेंथेसिस यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ये पैरेंथेसिस जो है ये एंड हो रही है और एंड पे आप देख सकते हैं कि सेमीकोलन आ रहा है। हमने यहाँ पे कॉलम्स वन बाय वन जो है वो स्पेसिफाई करने हैं विद कॉमा, ठीक है? और ये जो कॉलम्स हैं यहाँ पे हम कॉलम नेम देंगे। कॉलम नेम के बाद हम उसकी डाटा टाइप बताएंगे कि इसमें स्ट्रिंग डाटा आएगा, इंटीजर डाटा आएगा, किस टाइप का जो है वो डाटा इसमें आएगा। और उसके बाद हम उस कॉलम के लिए कोई कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पी नेम जो है, प्रोजेक्ट नेम जो है वो 15 कैरेक्टर्स का होगा मैक्सिमम। वार्डशार्ड मीन्स के ये कैरेक्टर टाइप का इसमें वेरिएबल वेरिंग कैरेक्टर टाइप का डाटा है, यानी कि 15 या 15 से कम भी हो सकता है। तो उतनी स्पेस ही ये डाटा टाइप जो है ये लेती है। बेसिकली कैरेक्टर के लिए प्रेफर किया जाता है कि आप वार्डशार्ड जो है वो डाटा टाइप यूज़ करें। और ये नॉट नल का ये मतलब है कि इस पे हम ये कंस्ट्रेंट इम्पोज कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट के टेबल के अंदर जब भी डाटा इंसर्ट होगा तो उसके अंदर पी नेम जो है
एक तो उस पे ये डोमेन कंस्ट्रेंट अप्लाई होगा कि वो 15 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता, और दूसरा उस पे नॉट नल का कंस्ट्रेंट जो है वो अप्लाई होगा कि इसमें नल जो है, प्रोजेक्ट नेम कभी भी नल नहीं हो सकता। इसी तरह से आप स्पेस के साथ मल्टीपल जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक कॉलम जो है उसकी इंफॉर्मेशन आपने डिफाइन कर दी प्रोजेक्ट टेबल के लिए। तो यहाँ पे कॉमा के बाद आप दूसरे कॉलम की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। लेट्स से पी नंबर है फॉर प्रोजेक्ट नंबर, तो दूसरे कॉलम की इंफॉर्मेशन उस वो कि उसकी क्या डाटा टाइप है, उस पे क्या-क्या कंस्ट्रेंट्स अप्लाई हो रहे हैं, वो सारे मेंशन करने के बाद आप कॉमा देंगे और फिर तीसरे कॉलम की तरफ आ जाएँगे। इस तरह से चारों कॉलम्स आप जो है वो डिफाइन करने के बाद आप जो उस पे कंस्ट्रेंट्स हैं फर्दर प्राइमरी की का, यूनिक का, फॉरेन की का, ये कंस्ट्रेंट्स आप जो हैं वन बाय वन अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से कॉमा, यहाँ पे कॉमा के बाद आप पहला जो यहाँ पे कंस्ट्रेंट डिफाइन कर रहे हैं वो है जी प्राइमरी की के हवाले से कि पी नंबर जो है वो प्राइमरी की का रोल इसमें प्ले करेगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो पी नेम है उसको डेटाबेस कभी भी अलो नहीं करेगा कि वो नल हो। यहाँ पे भी हमने वैसे मेंशन कर दिया, लेकिन यहाँ पे भी इसको मेंशन करने का मकसद ये है कि ये हमारी प्राइमरी की है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, और इसी से हम दूसरे टेबल्स से हमने जब रिलेशंस डिफाइन करने होंगे, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जब डिफाइन करेंगे तो उसमें हम इसी की को यूज़ करते हुए करेंगे। दूसरा जो कंस्ट्रेंट हम अप्लाई कर रहे हैं इस रिलेशन के ऊपर वो यूनिक का है। यूनिक का ये मतलब है कि पी नेम जो है वो यूनिक होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम हमेशा, प्रोजेक्ट नेम जो है वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। तीसरे नंबर पे हम फॉरेन की का जो है वो कंस्ट्रेंट इसमें ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ डी नम। ठीक है, डी नम जो है ये एक्चुअली एक फॉरेन की है जो कि रेफरेंस करती है डिपार्टमेंट के अंदर डी नंबर एक कॉलम है उसको। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट क्योंकि किसी डिपार्टमेंट नंबर के अंडर रन हो रहा होगा, तो हमने उस डिपार्टमेंट नंबर को यहाँ पे एज अ फॉरेन की डिफाइन कर दिया और उसका रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन कर दिया डिपार्टमेंट के कॉलम डी नंबर के साथ। तो ये एक एक हमारी एक टेबल की जो स्टेटमेंट है, इस तरह से हमने वो टेबल क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे के सारे टेबल्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे हर कॉलम के साथ आप यहाँ पे सारे कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो हर कॉलम के साथ साथ स्पेसिफाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे मैंने प्राइमरी की वैसे तो नीचे डिफाइन किया हुआ है कि प्राइमरी की पी नंबर है, तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे भी कर सकते हैं स्पेस के बाद। जैसे पी नंबर जो है ये आपकी प्राइमरी की है, तो यहाँ पे नॉट नल के बाद स्पेस के बाद एक साथ में आप लिख सकते हैं प्राइमरी की। तो वो इस तरह से भी ये कंस्ट्रेंट अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे यूनिक लिखा हुआ है पी नेम, तो यूनिक अगर आप पी नेम के बाद यहाँ पे नॉट नल का जो कंस्ट्रेंट है उसके बाद स्पेस देके वहाँ पे यूनिक लिख देंगे, तो उससे भी वो उस पे यूनिक का कंस्ट्रेंट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो एंड पे भी आप कंस्ट्रेंट्स दे सकते हैं और हर कॉलम के साथ साथ जो है वो भी आप कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें काफ़ी सारी डाटा टाइप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसमें न्यूमेरिक डाटा टाइप्स हैं आपके पास, इसमें इंटीजर, इंट, स्मॉल इंट आ जाता है या फ्लोट या रियल आ जाता है। उनकी डिफरेंट जो हैं वो लेंथ्स हैं कि कितना डाटा इनमें स्टोर हो सकता है या कितनी प्रिसीजन इनकी हो सकती है, खासतौर पे फ्लोट्स और रियल नंबर्स की। इसी तरह से करैक्टर स्ट्रिंग है जिसमें 4 है, करैक्टर है, वार्डशार है। इनकी डिटेल्स आपको जो है सीक्वल की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें से मिल सकती हैं। इसी तरह से बिट स्ट्रिंग है, अगर आपने बिट लेवल पे इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो आप बिट जो है डाटा टाइप यूज़ करेंगे। ब्लॉब आप यूज़ कर सकते हैं बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए। फॉर एग्जांपल आपने इमेजेस या साउंड्स या इस किस्म का डाटा स्टोर करना है जो कि बाइनरी फॉर्मेट में है, तो उसके लिए आप ब्लॉब यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से बूलियन ट्रू या फॉल्स के लिए आप यूज़ करते हैं। और उसके बाद डेट है, डेट जो है उसमें 10 पोजीशंस होती हैं ईयर, मंथ और डे के लिए। ठीक है, तो ये डाटा टाइप आप यूज़ कर सकते हैं। लेटर ऑन आप ये है जी कि टाइम स्टैम्प आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें डेट और टाइम दोनों आ जाते हैं, और उसमें टाइम जोन की इंफॉर्मेशन भी आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, डेट, टाइम, टाइम स्टैम्प, इंटरवल, ये सारी डाटा टाइप्स जो हैं इनको कास्ट करके स्ट्रिंग के अंदर भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए।
तो ये कुछ डाटा टाइप्स हैं जो आप जब भी जो है रिलेशन डिफाइन करेंगे सीक्वल के अंदर, तो इसमें से ही कोई आप डाटा टाइप जो है वो यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं, हम सारे के सारे जो हमारे टेबल्स हैं, वो अगर हमने क्रिएट करने हो सीक्वल के अंदर, तो इस तरह से हम क्रिएट टेबल एम्प्लॉय और उसके कॉलम्स की इंफॉर्मेशन दे देंगे, उनके जो डाटा टाइप्स हैं, डोमेन्स, उनकी इंफॉर्मेशन दे देंगे और आगे जो है हम उसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो नॉट नल देखें, कुछ कॉलम्स के अंदर नॉट नल आ रहा है वो दे देंगे और एंड पे हम स्पेसिफाई कर देंगे कि हमारी जो प्राइमरी की है वो SSN होगी फॉर एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, ये क्रिएट करने के बाद आप अगला टेबल जो है वो क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, और ये जो टेबल है डिपार्टमेंट का, इसके आप जो हैं कॉलम्स वो डिफाइन कर लेंगे, उसमें प्राइमरी की, यूनिक की, फॉरेन की जो है, क्योंकि डिपार्टमेंट को कोई मैनेज कर रहा होगा कोई एम्प्लॉय, तो वो मैनेजर जो है उसके SSN को वो एज अ फॉरेन की होगा डिपार्टमेंट के टेबल में, और वो एम्प्लॉय के टेबल में प्राइमरी की के साथ हम उसको जो है उस पर रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट जो है बेसिकली हम अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से जो डिपार्टमेंट लोकेशंस हैं वो भी हम डिफ़ाइन कर लेंगे और फर्दर हम बाकी के जो हमारे 3 टेबल्स थे, प्रोजेक्ट, वर्क्स ऑन और डिपेंडेंट, उसके लिए भी हम उनके कॉलम्स, उनकी डाटा टाइप्स, उनके कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो सारे के सारे हम स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सारे का सारा स्कीमा जो है वो पूरे डेटाबेस का वो क्रिएट हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो कंस्ट्रेंट्स की है कि सीक्वल के अंदर क्रिएट टेबल की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर ही हम कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। हमने ये देखा था रिलेशनल मॉडल जब हम डिस्कस कर रहे थे कि मल्टीपल टाइप्स के कंस्ट्रेंट्स होते हैं। सीक्वल जो है वो 3 तरह के कंस्ट्रेंट्स को सपोर्ट करता है। की कंस्ट्रेंट, अ प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड। ठीक है, ये की कंस्ट्रेंट है। एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट के प्राइमरी की वैल्यू जो है वो नल नहीं हो सकती। ठीक है, और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट के फॉरेन की मस्ट हैव अ वैल्यू दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट एज अ प्राइमरी की और मे बी नल। तो नल भी हम अलो कर सकते हैं, या तो वो ऐसी वैल्यू हो जो कि प्रेजेंट हो उस टेबल के अंदर जिसको रेफरेंस किया जा रहा है, या नल हो। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट्स हम सीक्वल के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स जो डोमेन्स हैं उन पे फर्दर कुछ कंस्ट्रेंट्स इस तरह के हम अप्लाई कर सकते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। जब हम कॉलम डिफाइन कर रहे हैं तो उसके एंड पे हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है उसकी वो 0 होगी या 1 होगी, जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो हम उसमें हर कॉलम के एंड पे जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से नॉट नल हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किसी कॉलम में अगर हम चाहते हैं कि नल वैल्यू ना आए, तो उसमें नॉट नल से उसको मेंशन कर दें आप स्कीमा क्रिएट करते वक़्त, टेबल क्रिएट करते वक़्त। उस कॉलम के आगे जो है नॉट नल लिख दें, तो उससे क्या होगा कि वो नल उसमें फिर स्टोर नहीं हो सकेगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस चीज़ को एनफोर्स करेगा कि उसमें नल की इंफॉर्मेशन जो है, नल जब आए तो वो ट्यूपल जो है या वो रो जो है वो इंसर्ट ना हो। इसी तरह से चेक का क्लास भी हम अप्लाई कर सकते हैं इंडिविजुअल कॉलम्स के ऊपर। लेट्स से हम डिपार्टमेंट नंबर जो है, जब वो कॉलम उसकी इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई कर रहे हैं टेबल क्रिएट करते हुए, तो उसकी डाटा टाइप हम बताएं कि इंटीजर है और साथ में ये बता दें कि ये नल नहीं हो सकता, तो उसमें नॉट नल का कंस्ट्रेंट भी ऐड कर दें स्पेस के बाद, और फिर चेक का क्लास भी ऐड कर दें स्पेस के बाद कि स्पेस चेक, और चेक के अंदर हम कंडीशन दे दें कि डी नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड लेस देन जो है वो 21 होना चाहिए। अब होगा क्या कि नंबर्स जो हैं, डिपार्टमेंट नंबर जो हैं वो इंटीजर टाइप के ही स्टोर होंगे, उसमें नल स्टोर नहीं हो सकेगा, और उसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो 1 से लेके 20 तक कोई वैल्यू जो है वो स्टोर होगी। अच्छा जी, इसमें फिर की और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, उसमें प्राइमरी की क्लास है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप प्राइमरी की नीचे किसी भी टेबल के को जब डिफाइन करके नीचे आते हैं एंड पे भी डिफाइन कर सकते हैं, और उस कॉलम के आगे भी एंड पे भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो कॉलम है ये प्राइमरी की है, जैसे डी नंबर इंट उसकी डाटा टाइप बता के बाद में आप लिख दें प्राइमरी की, तो वो एज अ प्राइमरी की जो है वो डिफाइन हो जाएगा। इसी तरह से यूनिक का जो क्लास है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। डी नेम, लेट्स से डी नेम के आगे आप लिखते हैं यूनिक,
तो वो उस पे यूनिक का कंस्ट्रेंट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो नीचे जाके भी टेबल के एंड पे वहाँ पे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं यूनिक और प्राइमरी का की का कंस्ट्रेंट, और कॉलम्स के साथ भी जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से फॉरेन की क्लास जो है, फॉरेन की का भी आप देख आए हैं प्रीवियसली, किस तरह से फॉरेन की या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट किस तरह से जो है वो अप्लाई होता है। अब उसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि जब हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं, उसमें ट्रिगर्ड एक्शंस कुछ होते हैं जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे कि हम क्या उस पे एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। क्योंकि प्राइमरी की और फॉरेन की दो रिलेशंस के आपस में एक रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो उसमें क्या हमने उस वैल्यू को सेट नल करना है, कैस्केड करना है, या डिफ़ॉल्ट उसकी कोई वैल्यू सेट करनी है, ठीक है? और ये दोनों ऑन डिलीट और ऑन अपडेट दोनों के लिए जो है वो यहाँ सेट सेट नल जो है स्पेसिफाई करते हैं, या सेट डिफ़ॉल्ट जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। और कैस्केड जो है उसकी ऑप्शन मोस्टली सूटेबल होती है रिलेशनशिप रिलेशंस के लिए। रिलेशनशिप रिलेशंस कौन से होते हैं? जैसे वर्क्स ऑन है, ठीक है? अब ये वर्क्स ऑन रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप है जो कि एक एम्प्लॉय एक प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो लेट्स से काम कर रहा है। तो उसके लिए हमने एक नया टेबल क्रिएट किया था वर्क्स ऑन का। वो वर्क्स ऑन जो है उसके अंदर हम ये अगर चाहते हैं कि जब एक प्रोजेक्ट लेट्स से डिलीट करें हम, तो उसकी उसमें जो जिस बंदे ने जो काम किया है उसपे, उस वर्क्स ऑन के टेबल से भी हम वो पर्टिकुलर ट्यूपल्स जो हैं वो डिलीट कर दें, तो उसके लिए हम केस्केड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और उसको हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी दिखाता हूँ, लेकिन इसमें एक और चीज़ जो है वो ये है कि कंस्ट्रेंट्स जो हैं उनको आप नाम भी दे सकते हैं, ठीक है? उसके लिए कंस्ट्रेंट का कीवर्ड आप यूज़ करते हैं और एक यूनिक नेम जो है उसको दे देते हैं, ठीक है? ये इसका फ़ायदा ये होता है कि बाद में इस नाम से इस नाम को यूज़ करते हुए हम उस कंस्ट्रेंट को चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ और इसमें एग्ज़ाम्पल्स मैंने ऐड किए हैं। यहाँ पे देखें, एम्प्लॉयी के अंदर वैसे ही कॉलम्स कुछ आ गए जो हमने पहले स्पेसिफ़ाई किए हुए थे। लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर जो है उसमें डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू जो है वो 1 दे दी मैंने, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि डिफ़ॉल्ट आप वैल्यू जो है वो स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं। इसी तरह से प्राइमरी की जब मैंने डिफाइन की, तो उससे पहले इस कंस्ट्रेंट को मैंने एक नाम दे दिया, और वो कैसे दिया? कंस्ट्रेंट का कीवर्ड मैंने यूज़ किया और उसमें मैंने एक यूनिक नेम उसको दे दिया, और स्पेस के बाद या एंटर के बाद मैंने उस प्राइमरी की कंस्ट्रेंट डिफाइन कर दिया। इसी तरह से फॉरेन की कंस्ट्रेंट डिफाइन करने के लिए मैंने कंस्ट्रेंट का एक नाम दे दिया उसको, और उस कंस्ट्रेंट के नाम के बाद मैंने वो एक्चुअल कंस्ट्रेंट दिया कि फॉरेन की जो है इसकी सुपर एसएसएन है, और ये रेफरेंस करता है रेफरेंसेस एम्प्लॉय एसएसएन, एम्प्लॉय जो टेबल है उसके अंदर जो कॉलम है एसएसएन का, उसको ये रेफर करता है। इसी तरह से ऑन डिलीट, सेट नल और ऑन अपडेट कैस्केड, ये मैंने स्पेसिफाई किया है कि ये जो फॉरेन की का रेफरेंस कर रहा है दूसरे टेबल को, तो इनका रिलेशनशिप जो है इसका ऑन डिलीट पे क्या जो है वो एक्शन परफॉर्म होगा, क्या ट्रिगर होगा। क्योंकि जो अगर लेट्स से सुपर एसएसएन जो है वो कोई ऐसा एम्प्लॉय जो है वो डिलीट हो जाता है कि उसके सबॉर्डिनेट्स भी हैं, वो कुछ लोगों को मैनेज कर रहा है, तो उस केस में वो लोग जो हैं वो डिलीट नहीं होने चाहिए, उनकी इन्फॉर्मेशन डिलीट नहीं होनी चाहिए, बल्कि वहाँ पे सुपर एसएसएन जो है वो नल सेट हो जाना चाहिए, ठीक है? अ, और लेकिन ऑन अपडेट का क्या मतलब है कि अगर आपका जो सबॉर्डिनेट है, जो आपका लेट्स से एक एम्प्लॉय मैनेज कर रहा है दूसरे लोगों को, उसकी इन्फॉर्मेशन अगर अपडेट होती है, तो उसमें बाकी जो जहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन यूज़ हो रही है, उसमें भी वो चीज़ एज़ इट इज़ अप्लाई होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ऑन अपडेट में कैस्केड लिखा है। इसी तरह से डिपार्टमेंट नंबर के अंदर भी जो है वो ऑन डिलीट मैंने स्पेसिफाई किया है कि क्या एक्शन होना चाहिए, और ऑन अपडेट मैंने स्पेसिफाई किया है कि कैस्केड जो है ये एक्शन क्या होना चाहिए। तो इस तरह से आप डाटा जो है स्कीमा जो है बेसिकली सीक्वल का वो डिफाइन कर सकते हैं। अ, और इसके हवाले से अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से आप डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का जो रोल है सीक्वल का, वो कैसे जो है अप्लाई होता है, और किस तरह से हम डाटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं जिसमें इंसर्शन आ जाती हैं, उसमें डिलीशंस और अपडेट्स वगैरह आ जाते हैं।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे।